हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा हूँ। आपको आज केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पॉलिटेक्निक CET 2022 की। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर देखा था, ओवरव्यू देखा था सिलेबस का, क्या क्या सिलेबस है। 10th लेवल का सिलेबस के आसपास है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना था। बेसिक ओवरव्यू केमिस्ट्री के सिलेबस का हम ले चुके हैं। चैप्टर 1 का बेसिक स्टार्टिंग कर लिया था। आगे वाला पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, और जो भी आज लिखवाऊंगा मैं उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन के लिए आपको नंबर मिल रहा दिखेगा वहाँ पे, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों हम CET की स्टार्ट करते हैं। तो आज टॉपिक लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस्ड और बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, बैलेंसिंग करते कैसे हैं, कौन सा लॉ फॉलो होता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने करी थी। अभी क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आगे हम। तो देखें, लास्ट क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है केमिकल इक्वेशंस में। अच्छा, अभी बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अभी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसको नोटबुक में तो मैंने लिख दिया कि भाई CaO + H2O गिव्स CaOH ट्वाइस। अभी पता कैसे लग रहा है मुझे लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पता करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देख रहे हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें पता लगता है कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं। इन्हें ही हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको देख के मैं पता कर सकूं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे हैं। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखें कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक एक करके हम लिस्ट करते हैं। जैसे चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना रिएक्शन के टाइम पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना। और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी होती है, एक से ज़्यादा होती है, दिखती है हमें, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये हमें पता लगता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है जो हमें याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार मिलते हैं कि ये आपको रिएक्शन दे देंगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखता है। तो यहाँ पे दिख रहा है पीपीटी। अच्छा, पीपीटी क्या है, ये प्रेसिपिटेट कहते हैं इसे। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड। ओके, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगी। तो देखें, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर से। चेंज इन टेम्परेचर, अगर अब टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है दो तरीके से चेंज हो सकता है। या तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगा या टेम्परेचर में डिक्रीमेंट, दोनों को ही चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर सपोज चेंज इन टेम्परेचर में कहता हूं कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। और या बोलें अगर टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वहां से हीट जो है वो बाहर नहीं आ रही। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब हीट बाहर आ रही है, हम ये कह सकते हैं। तो हीट इवॉल्व होना या हीट बाहर जाना, हीट इज इवॉल्व्ड। अगर हीट इवॉल्व होती है, देखने का तरीका क्या है कि अगर टेस्ट ट्यूब आपने पकड़ी हुई है वो गर्म हो जाएगी यहाँ पे, तो हीट इज इवॉल्व्ड। और हीट बाहर आ रही है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब आउट, एक्सो फॉर आउट है, थर्मिक हीट या एनर्जी। तो जब हीट बाहर आए तो एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे है एंडोथर्मिक, टेम्परेचर डिक्रीज, इसे कहेंगे एंडोथर्मिक। अभी एंडोथर्मिक क्या है, एंडो फॉर इन, एक्सो आउट, एंडो इन, थर्मिक हीट।
तो आसान भाषा में अगर बात करें तो टेस्ट ट्यूब ली, रिएक्टेंट्स डाले, रिएक्टेंट डाल के अगर टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो और एंडो के कुछ अगर एग्जांपल्स ले लें तो देखें एग्जांपल्स क्या होंगे। एक्सोथर्मिक का कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में मिलती है हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम। अभी क्विक लाइम क्या है, एक पाउडर होता है सफेद कलर का, उसमें पानी डालेंगे वो पेस्ट बन जाएगा और साथ में हीट इवॉल्व होगी और बाद में इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है तो मैंने लिखा है प्लस हीट, यहाँ लिखा है प्लस हीट। प्लस हीट मतलब हीट बाहर आती है, बाहर आ रही तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, एक्सोथर्मिक इसलिए इसको बोला है। टेम्परेचर चेंज इसको कह सकते हैं क्योंकि हीट बाहर आ रही है। अभी दूसरा है एंडो, एंडो फॉर इन, हीट जो है वो बाहर नहीं आएगी, हीट यूज होगी, टेस्ट ट्यूब से हीट निकालेगा वो रिएक्टेंट्स, तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो NH4Cl प्लस BaOH ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा, NH4OH प्लस BaCl2 और यहाँ लिखेंगे माइनस हीट। अभी यहाँ पे माइनस हीट का क्या मतलब है, हीट इवॉल्व नहीं हुई, हीट यूज हुई है, और यहाँ प्लस हीट का मतलब है हीट इवॉल्व हुई है। तो एंडो और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन को चेंज इन टेम्परेचर से हम डिनोट कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब गर्म और ठंडी से क्या बता रहे हैं कि भाई रिएक्शन एक हुआ है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था चेंज इन टेम्परेचर। अगर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें, सपोज इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज उसी रिएक्शन को अगर प्रोसीड करें, जो पिछली स्क्रीन पे, जो पिछली स्लाइड पे हमने रिएक्शन लिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या पाउडर है, पानी मिलाया, पेस्ट बन जाता है, वो पेस्ट को वॉल्स पे लगाया, ठीक है, तो CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं लेकर हीट कर दूं, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर अगर मैंने कर दिया हीट, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो CaO प्लस CO2। CO2 क्या है, CO2 को कहते हैं गैस इज इवॉल्व्ड, यानी यहाँ पे गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व होती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस को कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज। चेंज इन कलर में क्या रिएक्शन ले सकते हैं, Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आप ज्वाइन करेंगे, कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है। अभी होता क्या है, जो कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रियोल कहते हैं इसे, या ऐसा कह सकते हो कि भाई इसका ब्लू कलर होता है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, उसके ऊपर आयरन नेल डाला, लोहे की कील, तो आयरन नेल डाला कॉपर सल्फेट के ऊपर, कुछ देर में देखेंगे कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, और फेड होते होते धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, येलो से ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन, लाइट ग्रीन की तरफ। तो कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरस सल्फेट में, और क्या आ जाएगा साथ में, कॉपर, और ये फेरस सल्फेट है, इसका कलर क्या है, ग्रीन। तो इसे हम कहेंगे चेंज इन कलर, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन स्टेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब रिएक्टेंट का जो स्टेट है, जिसे फिजिक्स में फेज कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो स्टेट का चेंज हो जाना आपस में रिएक्ट करके, तो उसे चेंज इन स्टेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास H2 है जो गैसियस फॉर्म में होता है, और मेरे पास O2 है जो भी गैसियस फॉर्म में होता है, मुझे मिलके मिल जाएगा HO2 जो लिक्विड फॉर्म में मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, चेंज इन स्टेट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और एक और देख सकते हैं, H2 प्लस CO गिव्स CH3OH। ये एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं जिसमें हमें देखा H2 प्लस CO गिव्स CH3OH। अब ये CH3OH जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अभी इसको आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, ये कार्बन कंपाउंड में ऑर्गेनिक में पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में, जब क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे CH3OH होता क्या है। अभी इतना समझेंगे, चेंज इन स्टेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमने क्या क्या देखा, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन, कलर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। एक और रह जाता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ PPT,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जैसे कि मैंने बताया एक इनसॉल्युबल लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। आपने दो रिएक्टेंट लिए, आपस में मिलाए, कुछ नीचे इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो दिखेगा आपको। इनसॉल्युबल सॉलिड आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे क्ले होती है, पानी में क्ले डाली नीचे बैठ जाती है, वो मिक्स नहीं होती उसके साथ, सॉल्युबल नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो उन्हें कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे लेड नाइट्रेट KI, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, हमें मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अभी जो ये लेड आयोडाइड है इसके साथ में एरो डाल रहा हूं मैं डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड एरो दिखाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और लेड आयोडाइड येलो पीपीटी होता है, यानी एक येलो कलर का सॉलिड नीचे बैठता हुआ दिखेगा जिसे हम येलो प्रेसिपिटेट जो है वो कहेंगे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सारे कवर करें यहाँ पे, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल। एक भी कैरेक्टरिस्टिक यानी इनमें से एक भी चीज़ अगर होती है तो इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप ऑब्जर्व करते हैं कि कलर में चेंज आया, स्टेट में चेंज आया, या प्रेसिपिटेट बन गया। ओके, तो इन सारी चीज़ों में से एक होता है या एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हमें होता हुआ दिखता है। और ये सारे हमें पता होने चाहिए इस तरीके से। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है, टेल अबाउट रेस्पिरेशन, और 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन देते हैं एंडोथर्मिक, दूसरा ऑप्शन देते हैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा बोलते हैं डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, ठीक है भाई, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। चौथा नाइदर एक्सो नॉर एंडो। तो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या कुछ भी नहीं है, या डिपेंड करता है कंडीशन पे। रेस्पिरेशन होता क्या पहले ये पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर कर देना, वो रेस्पिरेशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की, यानी जो ऑक्सीजन अंदर ली जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी बनाएगी अभी वो। तो जैसे कि आपको पता लग रहा है कि रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है, अगर डेफिनेशन से जा रहे हैं तो डेफिनेशन से जा रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में मैंने अभी क्या बोला कि वो ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लूकोज से क्या बना देगा, एनर्जी। एनर्जी बना देगा मतलब एनर्जी चाहिए नहीं, एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं। अगर डिटेल में जानना है पूरा इक्वेशन तो वो बता देते हैं। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 प्लस O2 गिव CO2 H2O प्लस ATP, यानी एनर्जी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एरोबिक वाले की, जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन बात हो रही है सेलुलर में भी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन अगर एनारोबिक की भी बात हो रही है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पार्ट पे। सपोज सेम क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन सेम है, और अब पूछते हैं आपसे किसके बारे में, व्हाट अबाउट फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सी वही है नाइदर, और डी डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है, और किसकी प्रेजेंस में। लास्ट क्लास में एक लेक्चर हमने किया है फोटोसिंथेसिस भी, इसमें मैंने बताया फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। सनलाइट मतलब एनर्जी, यानी एनर्जी चाहिए, अगर एनर्जी दूंगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। एनर्जी बनेगी नहीं, एनर्जी दूंगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। अब एनर्जी देंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब एनर्जी चाहिए, इसे एंडोथर्मिक कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सनलाइट इज रिक्वायर्ड
ये हमें पता है कि सनलाइट चाहिए। अभी सनलाइट चाहिए का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब जब एनर्जी इज रिक्वायर्ड है तो एनर्जी मिल नहीं रही, चाहिए, तो इसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक समझे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझा क्या क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक टर्म पता होनी चाहिए आपको, कैटलिस्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है और वो क्या काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखें, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा पर रिएक्शन की पेस को चेंज कर देगा। तो ये क्या करता है, ऑल्टर्स या चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है, लेकिन ये पार्ट नहीं लेता रिएक्शन में, डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेगा पर क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर देगा या क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड को बदल रहा है पर उसमें पार्ट नहीं ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास इथीन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक में यानी कार्बन कंपाउंड में बताऊंगा मैं। ये इथीन को आपको क्या करना है, हाइड्रोजन उसमें ऐड करनी है, तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। C2H4 को आपको हाइड्रोजन साथ में क्या करनी है, ऐड करनी है, और क्या बनाते हैं उसको, C2H6। कार्बन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा ये क्या उसका मतलब, इथेन कैसे आया, इथेन कैसे क्या होता है वो बताएंगे। अभी इतना समझे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक निकल यहाँ पे यूज करते हैं, निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब इसमें कहीं पे भी रिएक्टेंट में निकल, प्रोडक्ट में कहीं निकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी निकल ने पार्ट नहीं लिया पर इसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है, इन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो सारे हमने क्या किए, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, प्रेसिपिटेट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर का लगभग आखिरी पार्ट वही है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही लास्ट पार्ट होता है केमिकल रिएक्शंस का। तो देखते हैं कितने टाइप के रिएक्शन हमें पढ़ने हैं और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होते हैं। तो देखें टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या हैं, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आता है रेडॉक्स। ओके, ये लास्ट रिएक्शन है। तो ये ही 5 रिएक्शन हमारे कोर्स में है, इन्हीं के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एक बार रेडॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन पे चलेंगे। देखिए रेडॉक्स में क्या लिखा हुआ है, रेडॉक्स वर्ड यहाँ से समझें, ये पार्ट है रेड RED और ये क्या पार्ट है OX। ओके, अभी ये RED रेड फॉर व्हाट, रिडक्शन, रेड किसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन के लिए, और OX ऑक्स इसके लिए लिखा है ऑक्सीडेशन के लिए। और यहाँ पे देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में चलते हैं। ओके, डिस्कशंस इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक एक करके, अभी इतना ही बताऊंगा। अभी ये समझ लेते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका मतलब क्या है। देखिए नाम से पता लग रहा है डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, एक तरह से डिकम्पोज करना, ब्रेक करना, तोड़ना। अभी क्या ब्रेक करना है, इधर रिएक्टेंट साइड में एक होगा, रिएक्टेंट एक सब्सटेंस होगा, उस एक रिएक्टेंट को तोड़कर यानी डिकम्पोज करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देंगे, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन।
कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन उल्टा लग रहा होगा नाम, ऐसा ही है। कॉम्बिनेशन जोड़ना है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक बनाएगा कॉम्बिनेशन, एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा क्या बनाएगा प्रोडक्ट, उसे क्या कहेंगे डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब ये डिकम्पोजिशन एक को तोड़ के दो तीन बनाना है, एनर्जी चाहिए होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस फॉर्म, एनर्जी जिसको चाहिए होती है उन्हें क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। अब देखें यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी भी अलग अलग फॉर्म में चाहिए होती है। अगर सपोज एनर्जी जो चाहिए, एनर्जी अगर मैं हीट की फॉर्म में दे रहा हूं, या अगर एनर्जी लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं, या अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है, तो अगर हीट की फॉर्म में मिल रही है तो उस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट की फॉर्म में मिल रही है तो फोटो डिकम्पोजिशन। समझ रहे हैं, एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के टूटेगा नहीं, बिना एनर्जी के डिकम्पोज नहीं होगा। तो एनर्जी किस किस फॉर्म में चाहिए उसके हिसाब से सब कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी डिकम्पोजिशन की। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो थर्मल, लाइट दे रहा हूँ तो फोटो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिस फॉर्म में उसको हमने एनर्जी दी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर दी तो इलेक्ट्रोलाइटिक, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी ये वाली। बस एक लास्ट टॉपिक देखते हैं एंडोथर्मिक के बारे में। एंडोथर्मिक मतलब बताया था मैंने, जिसमें हीट जो है आपको देनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। तो इनको दिखाने का तरीका क्या है, सपोज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, A + B, ठीक है, या ऐसे बोलें B gives C + D। तो या तो यहाँ लिखें माइनस हीट, प्लस हीट रिलीज नहीं हुई, माइनस हीट यानी हीट चाहिए, या इसको इधर लिखेंगे B + हीट, आप हीट दे रहे हैं, गिव्स व्हाट, C + D। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रोक लेंगे, इतना ही करेंगे। तो क्या क्या किया, बेसिक क्लास में देखा था, आज कैरेक्टरिस्टिक देखा, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या देखा हमने, एंडो एक्सो के क्वेश्चंस करे। एंडो एक्सो के बाद लास्ट टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो देखा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी डिकम्पोजिशन के 3 फर्दर पार्ट किए एनर्जी के हिसाब से, वो देखा। और लास्ट में एंडोथर्मिक रिएक्शन को किस 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू।